हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड कॉर्नर में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सेबी ने म्यूचुअल फंड्स की स्कीम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स, जो हम बात करने वाले हैं स्कीम्स के बारे में, जिस तरीके की आप देख रहे हो, इक्विटी स्कीम्स जो कि शेयर मार्केट के साथ रिलेटेड है, डेट फंड्स लोन के साथ हाइब्रिड जैसे कंटिन्यूशन और कम्बिनेशन की स्कीम्स है। उसके बाद बेनिफिट्स वाली आ जाती है फ्रेंड्स, रिटायरमेंट हो गया, चिल्ड्रन हो गया, या अदर स्कीम्स आ जाती है जो कि ईटीएफ हो गया या फ्यूचर के रिगार्डिंग हो गया। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी सारी की सारी इन्हीं में कवर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सबसे पहले हम इक्विटी स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। डेट स्कीम्स की आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को बेल आइकन दबा लीजिए लिंक पर, क्योंकि हम वीडियोस और भी डालते रहते हैं। कमोडिटीज पर भी वीडियो रहती है हमारी, सिल्वर और गोल्ड की वीडियो काफी अच्छी चल रही है, आप देख सकते हो। रिसेंट जो लेटेस्ट वीडियो है, काफी अच्छा प्रिडिक्शन वहां पे ठीक किया है। तो आइए इस वीडियो में हम इक्विटीज के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इक्विटीज हैं, जो इक्विटी स्कीम है वो होता क्या है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। कहते हैं ये जो इक्विटी स्कीम्स हैं ये किस में इन्वेस्ट करती हैं, शेयर्स के इन्वेस्ट करती हैं। तो जैसा कि हमने बेसिक्स के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, हम म्यूचुअल फंड में बेसिक्स किस तरीके का होता है वो आप पुरानी वीडियोस पढ़ी हैं, चेक कर सकते हो, उसमें से जाकर अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हो। तो इक्विटी स्कीम्स क्या है, जो शेयर्स में इन्वेस्ट करती हैं, जो कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं, और शॉर्ट टर्म में ये वोलाटाइल रहती है, नो डाउट। ठीक है, तो सेबी में भी कहा गया है थोड़ा सा भी आप 3 इयर्स का थोड़ा सा वेट कर सकते हो जब भी आप एसआईपी स्टार्ट करो। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इंतजार किया जाना चाहिए यहाँ पे। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी जो है आपकी वोलाटिलिटी रह सकती है। हाँ, किनके लिए इन्वेस्ट, कौन कौन कर सकता है इसमें? पहली बात तो जिसका दिल कमजोर है वो तो ना करे, उसके लिए भाग जाना चाहिए, वो अपना एफडी करता रहे, बेहतर है। तो ये उनके लिए सुटेबल है जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अपनी कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अपनी कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं, उनके लिए ये ज्यादा बेहतर है। अगर आपके पास पेशेंस है, आप एसआईपी लगा सकते हो, तो आपके लिए ये स्कीम्स ज्यादा बेहतर है। थोड़ा सा आपका जो टाइम होराइजन है लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको 3-4% चाहिए तो वो आप कहीं भी कर सकते हो। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है फ्रेंड्स? जो इक्विटी स्कीम्स होती हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है फ्रेंड्स कि अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया है, वो आप 7-8 साल तक लगा रहे हो, तो कम से कम आपका 2.5 से 3 लाख रुपया उसकी जो अमाउंट है वो हो, कम से कम फ्रेंड्स दुगनी तो हो। अगर आप रिस्क ले रहे हो, उससे ज्यादा तो हो कम से कम। तो 60 से 8 साल का जो टाइम होराइजन है, तो इसमें देखा जाता है कि एटलीस्ट 3 लाख 4 लाख इतनी अमाउंट हमारी हो। और ये फ्रेंड्स आप देखो, ये 1 लाख आप एक बार में नहीं डाल रहे, ये आप किश्तों में डाल रहे हो, हर महीने कोई ना कोई एसआईपी लगाकर आप ये अमाउंट जो है वो एक तरीके से डाल रहे हो, राइट। तो ये एक व्यू देखा जाता है कि हमारी ओवर द टाइम पीरियड जो है, इन्वेस्टमेंट साइकिल के दौरान हमारी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो, वो बढ़े। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनीज को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो इक्विटी की कैटेगरी है वो किस तरीके के में डिवाइड है। एक फ्रेंड्स मल्टी कैप फंड होता है, अगर कोई भी किसी भी तरीके का मल्टी कैप फंड आपको बोला जाए, मल्टी कैप फंड, तो उसमें इन्वेस्टमेंट की जो रेशियो है वो इस तरीके से रहती है। 65% जो है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड में, बाकी सभी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जैसे गोल्ड में हो गया, डेट में हो गया। जो लार्ज कैप है उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, 80% जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ लार्ज स्टॉक में होगी, जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, जैसे मारुति हो गया, रिलायंस हो गया, इतने इतने बड़े स्टॉक, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, इतने इतने बड़े स्टॉक है, टाटा मोटर हो गया, मारुति हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया फ्रेंड्स। तो ये जो बड़ी कंपनीज है, सन फार्मा होगी, इनमें इन्वेस्ट किया जाता है। टीसीएस, इंफोसिस, 80% इन्वेस्टमेंट जो लार्ज कैप फंड की होती है वो 80% वो बड़े कंपनीज में होती है। तो लार्ज एंड मिड कैप में क्या होता है फ्रेंड्स, 35% लार्ज में रहती है, 35% ही मिड कैप। मिड कैप कंपनी छोटी छोटी कंपनीज में आ जाती है, जैसे वोल्टास हो गया। ठीक है, तो इन तरीके की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट इस तरीके की रह जाती है, टीवीएस हो गया, वोल्टास हो गया। हमारे पास मिड कैप में अनलिमिटेड कैटेगरीज पड़ी हैं फ्रेंड्स, अगर आप एक्सचेंज मिड लिस्ट खोलोगे तो ये इन्वेस्टमेंट उसमें रहती है। अगर मिड कैप की अकेले की बात करें, जो मिड कैप फंड होता है उसमें अगेन 65% स्मॉल कैप है, अगेन 65% जो है इन्वेस्टमेंट जो है उसकी, जो म्यूचुअल फंड की, वो पूरी की पूरी अपनी इन स्टॉक्स में रहती है। स्मॉल कैप कंपनीज काफी छोटी कंपनीज हो जाती हैं फ्रेंड्स, जो 5,000 करोड़ की हो, 10,000 करोड़ की हो, उसके आसपास की कंपनीज जो है वो स्मॉल कैप की कैटेगरी में आ जाती है। तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आपका स्मॉल कैप का फंड है तो 65% इन्वेस्टमेंट जो है टोटल अमाउंट की, वो आपकी समझ लो कि स्मॉल कैप में कंपनीज में जा रही है। अगर आपका मिड कैप का फंड है तो 65% अमाउंट आप समझ लो कि मिड कैप के स्टॉक्स में जा रही है आपकी जो इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा फ्रेंड्स, डिविडेंड यील्ड फंड्स होते हैं, ठीक है, उसमें 65% स्टॉक्स होते हैं जो आपको डिविडेंड, ये ज्यादा रिटायरमेंट जो बूढ़े हो जाते हैं उनको इन्वेस्टमेंट ठीक रहती है कि हमें डिविडेंड आता रहे कुछ ना कुछ।
क्वार्टरली जो है हमारे पास डिविडेंड आता रहे उसके लिए। वैल्यू एडेड में फ्रेंड्स क्या होता है, जो अच्छी कंपनीज होती हैं, ज्यादातर 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 अगेन कह रहा हूँ, ज्यादातर हर एक सेक्टर की लार्ज कंपनी ही अच्छी कंपनी मानी जाती है, तो उसी में ज्यादातर ये इन्वेस्टमेंट की जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड में फ्रेंड्स क्या होता है कि 60%, 65% ही स्टॉक्स में रहता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे मल्टी कैप हो गया, जिसमें अलग अलग तरीके के फंड्स रहते हैं, तो 65% ही जो है वो स्टॉक्स में रहता है, बाकी का 35% जो है वो आप म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है इधर उधर ऊपर नीचे करके। अदरवाइज 65% की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी इक्विटी में ही हर एक फंड में रह रही है, चाहे वो किसी भी तरीके का फंड हो। मिनिमम इतनी रहती है, जैसे लार्ज एंड मिड कैप है इसमें 35 है तो 70% इसमें रहेगी। आगे फ्रेंड्स है सेक्टोरल। सेक्टोरल में क्या होता है, लाइक मान लो आपको लग रहा है कि फार्मा सेक्टर काफी अच्छा है, मुझे फार्मा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आप फार्मा के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जब आप फार्मा का म्यूचुअल फंड पर्टिकुलर फार्मा का ही चूज करोगे, तो उसमें 80%, जो 80% इन्वेस्टमेंट है वो उस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स में होगी, 20% को इधर उधर हो सकती है थोड़ा थोड़ा। ईएलएसएस क्या है फ्रेंड्स, ईएलएसएस लॉन्ग टर्म होता है। इसमें आप जो है 1.5 लाख तक की डिडक्शन ले सकते हो। लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, तो आप वो ओपन करके समझ सकते हो ऑलरेडी भी क्या होता है ईएलएसएस। आगे भी हम बात करेंगे कि कहां तक की डिडक्शन ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, इस वीडियो में आगे आने वाला है। तो ये फ्रेंड्स वापस ये तो थी डिवाइडेशन की कंपनीज डिवाइड किस तरीके से की जाती है म्यूचुअल फंड में, जब कहते हैं कि लार्ज एंड मिड कैप है या मिड कैप है स्मॉल कैप है, किस तरीके की डिवाइडेशन होती है, ये तो हो गया उस तरीके का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स। जैसा कि हमने कहा है कि मान लो आपने एक सेक्टर अच्छा लग रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा हो, बैंकिंग लग रहा हो, टेक्नोलॉजी, जो भी आपका सेक्टर अच्छा लग रहा हो, तो उस सेक्टर में क्या होता है, उस सेक्टर स्पेसिफिक में इन्वेस्टमेंट रहती है। ये जो फ्रेंड्स ज्यादातर इन्वेस्टमेंट है सेक्टर स्पेसिफिक, ये आपको हर कोई रिकमेंड नहीं कर सकता, हर कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके उसने सिर्फ म्यूचुअल फंड ही बेचना है, उसको मार्केट के सेक्टर का नहीं पता होगा, उसको मार्केट के साइकिल्स का नहीं पता होगा। तो ये इसलिए आपको सेक्टर स्पेसिफिक के बारे में ज्यादा नहीं बताया जाता। बट आपका जो रिटर्न, सबसे बढ़िया रिटर्न आता है वो सेक्टर स्पेसिफिक में ही आता है। अगर आप पेशेंस ले सकते हो, आप रिस्क ले सकते हो थोड़ा सा, तो आपको सेक्टर स्पेसिफिक में जाना चाहिए अगर कोई आपको रिकमेंड करे। रिस्कियर होता है क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन छोटी हो जाती है, उसी पर्टिकुलर सेक्टर में रहती है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि 80% जो अमाउंट है सिर्फ उसी सेक्टर की थीम में होती है। तो ये सिक्लिकल देखना जरूरी है कि ये वाला सिक्लिकल, हाँ आगे आने वाला 2 साल 3 साल 4 साल इस सेक्टर के रहेंगे, फार्मा के रहेंगे, मेटल के रहेंगे, ऑटो के रहेंगे, किस तरीके के सेक्टर के रहेंगे, तो उस तरीके से हमें सेक्टर में जाना चाहिए। इसलिए ये आपको हर कोई रिकमेंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या है, सेक्टर स्पेसिफिक में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बस जैसे फार्मा है, फार्मा और हेल्थ केयर का हो गया, बैंकिंग का हो गया जैसे आईसीआईसी, उसमें एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, पीएनबी, सभी लार्ज बैंक, स्मॉल बैंक, सभी बैंक्स हो गए उसमें। एफएमसीजी का फ्रेंड्स जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, डाबर हो गया, राइट फ्रेंड्स, तो ये सभी एफएमसीजी कैटेगरी में आती हैं। कोलगेट हो गया, टाटा कंज्यूमर हो गया, ये सारी एफएमसीजी। टाटा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में इन्फोसिस आ गया, साइंट आ गया, टीसीएस आ गया, इस तरीके की कंपनीज आ गई। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी बहुत सारी कंपनीज है, बिरला सॉफ्ट है। तो ये सारी कंपनीज जो है इनमें इन्वेस्ट रहती हैं। तो 80% अगेन थीम के अकॉर्डिंग, जो भी आपको थीम अच्छा लग रहा हो वो थीम के अकॉर्डिंग होता है कि ये सिक्लिकल चल सकता है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, रियलिटी में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, रियलिटी कंपनीज अच्छी हो सकती हैं। तो उस तरीके से ये सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स जो है वो काम करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है थीमेटिक फंड्स। तो पर्टिकुलर थीम फ्रेंड्स, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सर्विस है तो सर्विस होगा, बट इसमें डिफरेंस क्या है, ये ज्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं। थीमेटिक में क्या होता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा डाइवर्सिफाई होते हैं एज कंपेयर टू सेक्टोरल फंड। सेक्टोरल तो 80% अमाउंट जा रही है आपकी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कम कर सकता है म्यूचुअल फंड मैनेजर, कुछ और सेक्टर, कुछ और कंपनी के स्टॉक्स भी उसमें ऐड कर सकता है। मोर डाइवर्सिफाई होने के कारण थीमेटिक फंड्स थोड़ा सा सेफ है एज कंपेयर टू सेक्टोरल फंड्स जिनको नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड्स है वैल्यू एडेड फंड्स है। ओके, वैल्यू फंड्स स्ट्रेटेजी एंड स्टाइल बेस्ड फंड्स होते हैं, काफी अच्छे फंड्स होते हैं, इनमें भी ये ग्रोथ फंड्स होते हैं। बेसिकली ये मोमेंटम ही पकड़ते हैं, जैसे अदानी के स्टॉक्स अगर आप देखोगे कितनी न्यूज में चलती हैं, तो मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं। तो ज्यादातर ये टेक्नोलॉजी बेस्ड फंड होते हैं, ठीक है, सिस्टम एल्गो के बेस में होते हैं कि किस स्टॉक में मोमेंटम है। जैसे कोई स्टॉक होता है, जैसे एसबीआई जैसा स्टॉक है, उसमें 5% की मूवमेंट ही काफी है। अगर कोई छोटा स्टॉक है, मान लो जुबिलेंट है, तो 5% की मूवमेंट उसमें आम आ जाती है। इंडिगो, इंडिगो में 5% की मूवमेंट आम आ जाती है। तो डिपेंड करता है कि कौन से स्टॉक की एवरेज मूवमेंट क्या है। कोई भागता ही चला जाता है, 2-3% मूवमेंट दे दे वो अच्छा माना जाता है, लेकिन कोई 5% भी एक दिन में दे दे आम ही माना जाता है कि ठीक है इसका तो हर रोज का ही है, 5% ऊपर थले होता रहता है।
तो इसलिए आपका जो है डिपेंड करता है वो मोमेंटम कौन से स्टॉक्स हैं। तो ये जो वैल्यू फंड्स हैं ये मोमेंटम में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, इनको लगता है कि अभी ये कंपनी अंडर वैल्यू है। लाइक बुक में उसका शेयर प्राइस दिख रहा है कि 2000 होना चाहिए, बट अभी प्रेजेंटली उसका शेयर प्राइस चल रहा है 1600, बुक के अकॉर्डिंग, सारी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। कौन मैनेज करता है ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हो, थर्ड वीडियो पड़ी हुई है, फोर्थ वीडियो पड़ी हुई है, थर्ड और फोर्थ वीडियोस में आप चेक कर सकते हो कि म्यूचुअल फंड मैनेजर मैनेज करता है, वो एक स्पेशलिस्ट पर्सन है फंड मैनेज को करने के लिए। तो वो एक चेक करता है, वो बैलेंस शीट्स चेक करता रहता है, अगर बैलेंस शीट्स में लगे, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में लगे कि कंपनी का शेयर प्राइस 2000 होना चाहिए, 1600 तो बहुत कम है, तो वो उसमें इन्वेस्ट कर देता है। तो ये वैल्यू एडेड फंड्स होते हैं, अच्छे होते हैं ये, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर रॉन्ग सिलेक्शन हो जाए तो अच्छा खासा नुकसान होता है, क्योंकि ये जो कंपनीज होती हैं ये काफी स्मॉल कंपनीज होती हैं, इनको खत्म होते हफ्ता नहीं लगता है। तो ये भी मैटर करता है। तो इसीलिए जो प्रोफेशनल है वो अच्छे तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि उसको भी अपनी मार्केट में वैल्यू बनानी होती है, उसको भी अदर म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ कंपीट करना होता है। तो हर लेवल पे कंपटीशन होता है फ्रेंड्स जिंदगी में, म्यूचुअल फंड्स में भी वहां पे कंपटीशन रहता है। इसलिए काफी अच्छे स्टॉक्स वो चूज करने की हर बार कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रा फंड्स। कॉन्ट्रा फंड्स फ्रेंड्स सुनने में लग रहा है जैसे कॉन्ट्रा जो अलग चले थोड़ा सा, ठीक है। तो कॉन्ट्रा फंड्स फ्रेंड्स कब काम करते हैं, जब आपका जो ओवरऑल स्टॉक्स हैं वो नेगेटिव रिटर्न्स देना शुरू करते हैं, ठीक है। कभी कभार फ्रेंड्स टाइम आता है कि ग्लोबल सिनारियो जो होता है वो नेगेटिव होता है, राइट। तो कॉन्ट्रा फंड्स फ्रेंड्स उस समय बहुत काम करते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रा फंड्स में इन्वेस्टमेंट जो होती है वो गोल्ड में ज्यादा रहती है, सिल्वर में ज्यादा रहती है, इसके अलावा क्रूड ऑयल होगा, डॉलर होगा, तो इस तरीके के स्टॉक्स में काफी ज्यादा फंड्स रहती है। कॉन्ट्रा फंड्स, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, आप इन्वेस्टमेंट अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपके पास एक एसआईपी जो है कॉन्ट्रा फंड्स में जरूर होनी चाहिए। कॉन्ट्रा फंड्स में एसआईपी का मीनिंग क्या है, होना चाहिए अगर मार्केट डाउन में आती है, जब भी मार्केट करेक्शन फेज लेती है फ्रेंड्स, करेक्शन फेज का पता नहीं होता। पहली बात, करेक्शन फेज हो सकता है 6 महीने में खत्म हो जाए, शार्प मूवमेंट आके। करेक्शन फेज हो सकता है 3 साल चले, शार्प मूवमेंट ना आए, वो साइडवेज ही चलता है। तो फेसेस होते हैं मार्केट के अलग अलग तरीके से। तो जब फ्रेंड्स करेक्शन फेज मार्केट का आता है तब हमें कॉन्ट्रा फंड्स जो है वो रिटर्न दे जाते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा पोर्टफोलियो अगर डाइवर्सिफाई होता है तो कॉन्ट्रा फंड्स हमारी रिटर्न्स को स्टेबल करते हैं। अगर सिचुएशंस ज्यादा खराब हैं ग्लोबल में, तो कॉन्ट्रा फंड की इन्वेस्टमेंट अगर बेहतर है गोल्ड में और अदर यूएस डॉलर, अदर इंस्ट्रूमेंट्स में जितने भी हैं, तो कॉन्ट्रा फंड्स हमें रिटर्न दे जाते हैं। ओवरऑल हमारी रिटर्न जो है वो वहीं की वहीं स्टेबल रह जाती है, चाहे शेयर मार्केट गिर जाए। तो कॉन्ट्रा फंड्स फ्रेंड्स हमारे पास जरूर होने चाहिए, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी एसआईपी में जा रही है तो कॉन्ट्रा फंड्स एक आप जरूर रखें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ईएलएसएस, जैसा कि हमने बात की है। तो ईएलएसएस में फ्रेंड्स 80% जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक्स में रहती है, 2005 में आया है, ठीक है। ईएलएसएस स्कीम जो, इसमें फ्रेंड्स आपको 1.5 लाख तक की टैक्स डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन से 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अभी नया आ गया है, वो भी आप कर सकते हो। तो 1.5 लाख तक की आप डिडक्शन ले सकते हो। मान लो आपने एसआईपी की 5,000 रुपए की, 5,000 की एसआईपी और साल का आपका 60,000 रुपया चला गया, तो 60,000 की आप डिडक्शन ले सकते हो अपनी इनकम टैक्स जब फाइल कर रहे हो। जैसे कि हम बाकी चीजों की डिडक्शन लेते हैं, तो आप इस चीज में ईएलएसएस की भी डिडक्शन ले सकते हो जब भी आप इनकम टैक्स फाइल करो, जैसे कि हम एलआईसी की डिडक्शन लेते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस की डिडक्शन लेते हैं। बट इसमें क्या है, जो आपका लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का रहता है। 3 साल का लॉक इन पीरियड का मीनिंग क्या है, आप 3 साल तक कोई भी अमाउंट विड्रॉ नहीं करवा पाओगे। आप अमाउंट नहीं विड्रॉ करवा पाओगे। आप अगर एसआईपी स्टॉप करना चाहो तो वो आप कर सकते हो, अगर आप पॉज करना चाहो या स्टॉप करना चाहो वो आप कर सकते हो, लेकिन जो विड्रॉ है अमाउंट वो 3 साल के बाद ही होगी। तो ये थोड़ा सा इसमें है, लेकिन आपको डिडक्शन भी दे रहे हैं तो एक टैक्स बेनिफिट भी है हमें, इसलिए इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड रखा हुआ है जब भी आप स्टार्ट करते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में था। जितने भी हमने म्यूचुअल फंड डिस्कस किए ये इक्विटी के रिलेटेड ही किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी हम वीडियोस डालते रहते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।